दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं बॉन्ड की, तो बॉन्ड का सिंपल सा मतलब होता है एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन, यानी बॉन्डिंग का सिंपल सा मतलब होगा किसी भी टाइप का अट्रैक्शन क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है तो आप हमेशा क्या बोलते हैं कि मेरी उसके साथ बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉन्डिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी टाइप का अट्रैक्शन क्या कहलाता है, बॉन्डिंग कहलाता है। और अगर ये अट्रैक्शन दो केमिकल स्पीसीज़ के बीच में हो तो इसी बॉन्ड को हम या इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे, केमिकल बॉन्ड बोल देंगे। तो क्या बोलेंगे, एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन केमिकल स्पीसीज़, इन बिटवीन केमिकल स्पीसीज़। अब केमिकल स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है, केमिकल स्पीसीज़ का मतलब हो गया एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, या फिर आयंस हो गए। तो एटम, मॉलिक्यूल या आयंस के बीच में किसी भी टाइप का अगर अट्रैक्शन हो तो उसे हम केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो केमिकल स्पीसीज़ का मतलब हो गया या तो एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। तो इन केमिकल स्पीसीज़ के बीच में जो अट्रैक्शन पाया जाता है, इसी अट्रैक्शन को हम क्या नाम दे देंगे, केमिकल बॉन्ड। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। किन्हीं भी दो टाइप की या दो केमिकल स्पीसीज़, और केमिकल स्पीसीज़ के रूप में एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, इनके बीच में किसी भी टाइप का अगर अट्रैक्शन पाया जाता है तो उसे हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, यानी ये जो अट्रैक्शन होता है ये दो टाइप का हो सकता है। या तो ये अट्रैक्शन स्ट्रांग हो सकता है, या फिर ये अट्रैक्शन वीक हो सकता है। कहने का मतलब केमिकल बॉन्डिंग दो टाइप की हो सकती है। केमिकल बॉन्ड दो टाइप के हो सकते हैं, या तो केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है या फिर वीक हो सकता है। अगर हम वीक केमिकल बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली दो टाइप के बॉन्ड्स इंक्लूड होते हैं। एक को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरे को हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? ये दोनों ही बॉन्ड्स वीक कैटेगरी में आते हैं, और दोनों में अगर कंपैरेटिव बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग होता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। क्लियर? और अगर मैं स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड की बात करूं तो इसमें बेसिकली तीन टाइप के बॉन्ड्स शामिल होते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, दूसरा आता है कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड कैटेगरी आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? अब हमको जो डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। बाकी के जो दूसरे टाइप के बॉन्ड है जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ये जब आप 11th क्लास में साइंस लेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में आएगी। 10th क्लास के लेवल तक आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ना है और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड को हम, आपका जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वाले चैप्टर में यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अपने को जो डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्यों होता है, और किस तरीके से दो एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की, तो हमेशा ध्यान रखिए कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे, देखिए।
अब अगर दोनों एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक मार्कर मेरे पास है, एक मार्कर आपके पास है, क्लियर, मैंने भी अपना एक मार्कर बीच में रखा, आपने भी एक मार्कर बीच में रखा। अब इन दोनों मार्कर पर मेरा भी बराबर का हक है और आपका भी बराबर का हक है, यानी दोनों मार्कर पर हम दोनों का इक्वल शेयरिंग है, इन दोनों पर हम दोनों का बराबर का हक है, क्लियर। तो इस टाइप की चीज़ क्या कहलाती है, शेयरिंग कहलाती है, क्लियर। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। कैसे होगा, क्या होगा, अभी हम डिटेल में देखेंगे। अगर दोनों एटम के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है उन दोनों एटम्स के बीच में। सिंगल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल से एक डंडा खींचना, ठीक है, ये माइनस का साइन नहीं है भाई। डबल बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, और ट्रिपल बॉन्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, क्लियर। अब देखिएगा, अब एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, क्लियर। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, जब भी किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में पाए जाते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉनों से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, क्लियर। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं Cl की, देखिएगा ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे शेयरिंग का मतलब क्या होता है, कैसे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कैसे डबल बॉन्ड का और कैसे ट्रिपल बॉन्ड का। देखिएगा, तो क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होते हैं और उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्लियर। ये हो गया दूसरा Cl, इसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन हैं, क्लियर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे, 2, 8, 7, 8 और 2 10, 10 और 7 कितने हो गए, 17 हो गए। इसका भी कैसे होगा, सेम ही होगा ना, ये भी Cl और ये भी Cl है, तो 2, 8 और 7, क्लियर। अब ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, इस पर भी एक वीडियो मैं डिटेल में बना चुका हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना नहीं आता है तो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा, क्लियर। अब देखिएगा, तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, L में कितने हैं, 8, और M में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये कि ये सेम केस इसके साथ भी होगा, K, L एंड M, क्लियर। अब देखिए, तो K को फर्स्ट शेल भी बोल सकते हैं, L को सेकंड शेल भी बोल सकते हैं और M को थर्ड शेल भी बोल सकते हैं। अब देखिए, सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, M शेल है, तो सबसे आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और इस वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, क्लियर। तो क्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ, M शेल हुआ, यानी कि थर्ड शेल हुआ, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए, और बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारा खेल किन का है, इन 7 इलेक्ट्रॉन का है, क्लियर। ये 2, 8 इनसे अपने को कोई भी मतलब नहीं है। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा 2, 2, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ठीक इसी तरीके से इस क्लोरीन का भी वैलेंस शेल M शेल ही होगा, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस वाले केस में भी अपने को कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, 2, 2, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। अब देखिएगा, आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा, और ऑक्टेट रूल हमेशा क्या कहता है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं,
तो वो स्पीसीज़ क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। और हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। आप लोग पढ़ लिखाई क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे जाके लाइफ आपकी स्टेबल हो जाए। क्लियर। तो ये सिंपल सा रूल है जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर किसी एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 8 हो, तो वो स्पीसीज़ हाईली क्या होती है, स्टेबल होती है। वो स्पीसीज़ हाईली क्या होती है, स्टेबल। ऑक्टेट वर्ड 8 से मिलकर बना है। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे इस क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। यहाँ पे भी इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या दोनों स्टेबल होंगे, नहीं होंगे। ऑक्टेट रूल के हिसाब से आउटरमोस्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। यहाँ पे तो 7 ही है, तो ये स्टेबल नहीं है। और अगर स्टेबल नहीं है तो ये स्टेबल होना चाहेंगे, क्योंकि हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो अब ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग। कहने का मतलब इस क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा यहाँ पर, और इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा बीच में, इस क्लोरीन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा बीच में। क्लियर। यानी इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस Cl का भी हक है और इस Cl का भी बराबर का हक है। इसे ही तो कहते हैं शेयरिंग। इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों Cl का बराबरी का हक है। इसे ही क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। क्लियर। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस क्लोरीन का भी हक है। तो इस क्लोरीन के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो इस क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। जैसे ही इलेक्ट्रॉन 8 हुए, ये क्लोरीन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्लियर। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस Cl का भी बराबर का हक है। तो इस Cl के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 6 तो इसके खुद के ही थे, और ये तो 2 इलेक्ट्रॉन पर भी तो इसका हक है। तो इस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8। जैसे ही इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए, ये क्लोरीन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल। इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल। और दोनों स्टेबल ही होना चाह रहे थे, और दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, एक एक इलेक्ट्रॉन की। और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से कौन सा बॉन्ड बन जाता है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने शेयरिंग करी तो क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो सिंगल बॉन्ड बन गया। अगर इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती तो डबल बॉन्ड बन जाता। और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देता, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देता, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप समझ गए होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, और कैसे फॉर्म होता है, और क्यों फॉर्म होता है, स्टेबल होने के लिए। क्लियर। तो पूरी कोवैलेंट बॉन्ड की थियोरी अब अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है। अब ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस के रूप में शो किया है, इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये जो चीज़ बनती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर। कैसे बनती है, क्या बनती है, ये सारी चीज़ें आप समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दूसरे अगर हम कोई कोवैलेंट कंपाउंड ले लें तो उनकी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट सारा यही है, वहाँ पे भी सारा यही खेल खेलेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए 2-4 मॉलिक्यूल लेकर उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे।